वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी जो नई वैकेंसी आई है 2022 की। विषय है समाजशास्त्र, हल प्रश्न पत्र 2004, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। और इसमें 25 एमसीक्यू रहेंगे और भी कई प्रैक्टिस सेट डिस्कस हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन लेक्चर को देख सकते हैं। और इस हल प्रश्न पत्र 2004 में 125 एमसीक्यू हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, इसमें 5 प्रैक्टिस सेट रहेंगे आपके। इस यूपी पीजीटी 2004 का जो पेपर हुआ था, इसमें 25 एमसीक्यू हैं। 25 के हम 5 लेकर आएंगे लेक्चर आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मित्रों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2004 जो परीक्षा हुआ था हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह किसने कहा था? पहला है आर वीरस्टी ने, और दूसरा है सोरोकिन ने, सी मार्टन ने, और डी है एम.एन. श्रीनिवास। कौन से विद्वान थे जिन्होंने कहा था समाजशास्त्र का अतीत तो लंबा है परंतु इतिहास की बात करें तो इतिहास बहुत संक्षिप्त है? यह किसने कहा था? ये आपका कहा था आर वीरस्टीज ने। ठीक है, ये आंसर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह सत्य है कि कोई भी विज्ञान शून्य से आरंभ नहीं हो सकता, और यह बात समाजशास्त्र के साथ भी प्रभावी है, मतलब समाजशास्त्र के साथ भी लागू होती है। और इस संबंध में रॉबर्ट वीरस्टीज का विचार है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु अत्यधिक पुरानी है। यूरोपीय तथा विश्व के अनेक देशों में कुछ ऐसे विचार समय समय पर आते रहे हैं और जिनके विचारों में समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में जन्म देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात समाजशास्त्र का अतीत तो लंबा है, लेकिन इतिहास की बात करें इतिहास बहुत संक्षिप्त है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन को पहचानना है हमें। ए दिया है समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। बी है समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं। और सी में दिया है समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। और डी में दिया है समाजशास्त्र का प्रयोग समाज सुधार है। इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 2 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी, समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। ये आपका दिया था आर्नल्ड ग्रीड के अनुसार समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान मानने वाले समाजशास्त्रियों में गिलेन एवं गिलेन आते हैं, और जिन्सबर्ग आते हैं, जॉन्स, सेमेल, मैक्स वेबर आते हैं आपके, और टॉलकट पार्सन्स हैं, और टॉलकट हैं, पार्सन्स भी हैं, और सोरोकिन इत्यादि प्रमुख विद्वान हैं। और जिन्सबर्ग की बात करें तो इन्होंने समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उन्हीं के दशाओं के परिणामों का अध्ययन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था किसे संस्था कहेंगे हम? छात्र संघ ए, और बी में है कांग्रेस आपका, और सी में है परीक्षा प्रणाली, और डी में है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। कौन सा आंसर हो जाएगा आपके अनुसार? ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं, संस्था किसे कहेंगे आप? तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा प्रणाली। ये एक संस्था है, और इसको व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। समिति व्यक्तियों का समूह होता है जो एक कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। यानी कि समिति होती है वह कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है और वह ख़त्म भी हो जाती है, जबकि संस्था उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों कार्यप्रणाली, मतलब संस्था में नियम कार्यप्रणाली एक क्रम व्यवस्था होती है। और इन्होंने मैकाइवर पेज ने भी कहा था कि यदि किसी व्यवस्था पर संगठित होने के रूप में विचार करते हैं तो वह समिति है, और कार्यकारिणी के रूप में बात करते हैं तो वह संस्था बन जाती है। और समिति से सदस्यता का पता चलता है, संस्था थी कार्यप्रणाली। ठीक है, ये अंतर है, कार्यप्रणाली का पता चलता है यानी कि सेवा का पता चलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पूछ रहा है सामाजिकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है।
यानी कि सामाजिकरण की वह व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है? ए में है मार्टन, और बी में है किंग्स डेविस, और सी दिया है गिलिन एवं गिलिन, और डी है जॉनसन। किसने कहा था सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें सीखने की सामाजिक भूमिका को निर्माण के योग्य बनाता है? प्रश्न नंबर 4 का आंसर बताएं। इसका आंसर है डी जॉनसन। जॉनसन की बात करें तो उन्होंने सामाजिकरण को सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने के योग्य बनाती है, और इसी प्रकार जॉनसन ने सामाजिकरण को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं, और इन्होंने व्यक्ति समाज में अपनी जो भूमिका होती है उसका निर्वहन करता है या सीखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतः समूह व बाह्य समूह में किया? ए है कूले ने, और बी दिया है समनर ने, और सी है आपका टॉनिज ने, और डी है आपका मैकाइवर एवं पेज। किसने कहा था सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतः समूह व बाह्य समूह के रूप में किया है? किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी समनर ने। और क्योंकि कूले ने सामाजिक समूह को प्राथमिक व गौण समूह में, और समनर ने अंतः बाह्य समूह में। टॉनिज की बात करें इन्होंने समुदाय एवं समिति में व्यक्त किया था, और ग्राम समनर की बात करें इन्होंने हम की भावना के आधार पर समूह को 2 भागों में बांटा था, अंतः समूह और बाह्य समूह। बाह्य समूह को ही वे समूह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है, वह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है, धर्म ईश्वर के प्रति संस्था न होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ए दिया है पी.वी. काड़े, बी है विवेकानंद, और सी में आपके एस राधाकृष्ण, और डी में है शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। इसका आंसर है ए फर्स्ट राइट आंसर है पी.वी. काड़े। इन्होंने कहा था कि धर्म को परिभाषित करने हेतु लिखा था इन्होंने कि धर्मशास्त्र के लेखकों ने धर्म का अर्थ एक मत का विश्वास नहीं माना, बल्कि उसे जीवन के एक ऐसे तरीके या आचरण के रूप में संहित किया था कि जो व्यक्ति को समाज के सदस्यों के रूप में और व्यक्तियों के रूप में कार्यकर्ताओं को नियमित करता है, और जो व्यक्ति के क्रमिक विकास की दृष्टि से भी किया गया था, और जो उन मानव अस्तित्व के उद्देश्यों तक पहुंचाने में सहायता करता है। ठीक है, धर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने पूछ रहा है वर्णाश्रम व्यवस्था निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व किसे है? जो वर्ण व्यवस्था है उसका सर्वाधिक महत्व किसे है? व्यक्ति को है, बी में है समाज को है, सी में व्यक्ति व समाज सामंजस्य को है, और डी में है ये सभी। कौन सा आंसर है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर, व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को। क्योंकि हिंदू सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला वर्णाश्रम व्यवस्था है, ठीक है, हिंदू समाज की। और भारतीय दर्शन के अनुसार देखें तो हिंदू धर्म तथा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करना आवश्यक है। और वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक संगठन, सुव्यवस्था एवं समृद्धि के हेतु समाज के 4 भागों में बांटा, और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन को सम्मत करने के लिए जीवन के 4 भागों में विभाजित किया था इन्होंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। पूछ रहा है सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित क्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है कि उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों तथा सामूहिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। मतलब सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा होता है, यानी कि मान लीजिए आप हैं
तो आपको सामाजिक नियंत्रण में रखा इसलिए जाता है क्योंकि आपको जनरीतियों के परंपराओं और जो धर्म रीति रिवाज संस्कार उसके अकॉर्डिंग ही हमें मूल्यों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये किसने कहा था? पहला ए में रॉस और बी में ब्रियली और सी में दिया आपका आगबर्न एवं निमकॉक और डी में है पार्सन्स। ये देख लीजिए और इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रियली। और इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में लिखा था कि कथन आगमन तथा निमकॉक का है और सामाजिक नियंत्रण द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया था। ठीक है। और सामाजिक नियंत्रण के द्वारा एक समाज अपने सदस्यों को अनुरूप और उनकी निर्धारित भूमिका निभाने, नियमों का पालन करने के लिए एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो हर एक समाज में अपने सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वह उस संस्कृति के अनुरूप ही व्यवहार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? पहला सहयोग, बी में संघर्ष और सी में दिया प्रतिस्पर्धा और डी में आपका सात्मीकरण। इसका आप कूट लेखन देख लीजिएगा। ये रहा आपका कूट लेखन। ए में दिया है ए बी सी सही है और बी में दिया है ए और बी सही है और सी में दिया है बी सी डी सही है कि डी में दिया है ए और डी सही है। कौन सा सही है आपके अनुसार? सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, ए और डी, सहयोग और आपका सात्मीकरण, ये दोनों सही है। इसकी बात करें, इसको लेस्ली ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया था, 5 भागों में बांटा था। सहयोग है, प्रतियोगिता है, संघर्ष है, समायोजन एवं आत्म सात्मीकरण या सात्मीकरण। इन प्रक्रियाओं को 2 खंडों में व्यक्त किया था लेस्ली ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कथन और कारण का है। ये आपका ये रहा 10। कथन कह रहा है अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है वो कारण है। और यदि कानून नष्ट न व समाप्त कर दिए जाएं तो अपराध नहीं होंगे। अगर हम कानून को समाप्त कर दें तो क्या अपराध रुक जाएंगे आपके अनुसार? चलिए देखते हैं कूट लेखन। ए में दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या सही है। और बी में है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की गलत व्याख्या है। और सी में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी आपका बता रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा आंसर सही होगा आपके अनुसार? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी सही है। सी आंसर सही है, यानी कि ए सही हो जाएगा परंतु आर गलत है। ये वाला आपका कथन सही है। और कारण की बात करें तो ये आपका डेफिनेटली गलत ही है, क्योंकि कानून को नष्ट करने तो समाज तो अपराध तो कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये तो सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? यह आपका दिया था मैकाइवर और पेज ने। ठीक है, समिति के सदस्य संस्था के नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा 12 आपके सामने। पूछ रहा है आकस्मिक अपराधी वह है। आकस्मिक अपराधी कौन सा आपका अनुसार? जो पहली बार अपराध करता है। बी में दिया अक्सर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, यानी कि अवसर मिले तो कभी कभी अपराध करता है। और सी है अपराध करने का वादी होता है। डी सफ़ेदपोश अपराध करता है। आकस्मिक अपराध क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है तो उसको आकस्मिक अपराधी कहते हैं। आकस्मिक अपराधी वे अपराधी होते हैं जो कभी कभी अपराध कर बैठते हैं और इनकी अपराधी प्रवृत्ति का कारण इनके दूषित वातावरण हुआ करता है। ये आकस्मिक अपराधी कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में फंसकर अपराध कर बैठते हैं, यानी कि कोई ज़रूरत होती है किसी व्यक्ति को या रुपए की किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह बाध्य हो जाता है चोरी करने के लिए, मजबूर हो जाता है, तो उसी को आकस्मिक अपराध कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13वां क्या कहता है? समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास हुआ था। ये सभी को पता है। सी आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर 14
14 पूछ रहा है धर्म अर्थ काम किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं। ए में दिया है ब्रह्मचार्य आश्रम में, और बी में दिया आपका गृहस्थ आश्रम में, और सी में है वानप्रस्थ आश्रम में, और डी में आपका संन्यास आश्रम है। ये आप सभी लोगों को पता है 14 का आंसर क्या है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आंसर को टिक करते हैं। ये गृहस्थ आश्रम मतलब हम घर में रहकर ये धर्म अर्थ काम और आश्रम में किए जा सकते हैं, अपने परिवार में रह कर के ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने पूछा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था। ए है डॉक्टर मजूमदार ने दिया था, कि बी में दिया है एन के बॉस ने दिया था, सी घुरिये साहब ने दिया था, और डी बी एल्विन किसने दिया था भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी वियलनी। बैरियल एल्विन ने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था, जिससे बेंगा जनजाति एवं गौड़ जनजातियों के लोग शरण ले सकें। ये 2 जनजातियाँ थीं। और क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा है स्क्रीन पर। पूछ रहा है सामाजिक प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है। ए है व्यक्तिगत संबंध, और दूसरा दिया है औपचारिक संबंध, सी दिया है जटिल संबंध, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं क्या है। इसका आंसर हो जाएगा पहला व्यक्तिगत संबंध। प्राथमिक समूह अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो उन्होंने चार्ल्स कूले ने 1909 में किया था। और कूले ने कहा था कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से होता है जिसमें आमने सामने का घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग पाया जाता है, यानी कि मानसिक विशेषताओं के रूप में ऐसे समूह घनिष्ठ अपनत्व तथा व्यक्तित्व की भावना से ओतप्रोत होते हैं। ये कूले साहब ने कहा था 1909 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कथन और कारण है। कथन कह रहा है ए में है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। और कारण आर समिति सामूहिक की प्रचलायक जबकि संस्था ढंग की कार्यविधि है, यानी कि समूह की प्रचलायक है समिति, और संस्था की बात का तो ढांचा व कार्यविधि है। ए दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की गलत व्याख्या है। और डी में दिया ए सही है परंतु आर गलत है। और डी में है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या आंसर है आपके अनुसार, कथन सही है कि कारण सही है कि दोनों सही है, क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका ए सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। और मैकाइवर पेज की बात करें तो उन्होंने कहा था किसी भी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह एक समिति है, यदि कार्यप्रणाली की बात करें तो वह संस्था बन जाती है, संस्था ही कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार का रचना करता है, किस प्रकार की परिवार की रचना करता है, व्यक्ति का विवाह हो जाता है, यानी कि आपका अगर विवाह कर दिया जाए तो आप किस प्रकार की परिवार की रचना करेंगे, पितृसत्तात्मक परिवार की कि मातृसत्तात्मक परिवार की, नहीं जन्ममूलक परिवार की, और सी में है प्रजननमूलक परिवार की, और डी दिया आपका नवस्थानीय परिवार की। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं फटाफट क्या है। आई होप आप सभी लोगों को पता है। इसका आंसर हो जाएगा सी प्रजननमूलन परिवार। विवाह के उपरांत व्यक्ति जिस परिवार को स्वयं जन्म देता है तथा उससे संतानोत्पत्ति करता है जनन परिवार कहलाता है। सी आंसर राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है वेवलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। जो वेवलेन वो थिंकर थे, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के जो निर्णायकवादी जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया था, वह कौन सा है। ए में है आर्थिक निर्णयवादी, और बी है प्रौद्योगिकी
निर्णायकवादी, और सी है सांस्कृतिक निर्णायकवादी, और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर सही है, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी। वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी दशाओं के उत्तरदायी को मानते हैं, प्रौद्योगिकी दशाओं को मानते हैं ये वेबलेन। और प्रौद्योगिक दशा प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, और इसलिए उनके सिद्धांत को प्रौद्योगिक निर्णायकवाद कहा जाता है। वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन को नवीन प्रविधियों एवं प्रौद्योगिकी कारकों से जनक माने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने पूछ रहा है, सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या है। जो पहले सती प्रथा चलती थी, सती प्रथा थी, वह जिसके पति खत्म हो जाते थे वह पत्नी सती होती थी, उस किस प्रकार की प्रथा मानी जाती है, किस प्रकार की आत्महत्या है। ए है विसंगति आत्महत्या, और डी है अहंगवादी आत्महत्या, और सी में दिया परार्थवादी आत्महत्या को कहलाएंगे, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सी आत्महत्या है, तो इसका आंसर है सी परार्थवादी आत्महत्या कहा जाएगा उसे। ठीक है, परार्थवादी आत्महत्या क्यों कहा जाएगा इसको डिफाइन कर देते हैं। क्योंकि दुर्खिम द्वारा बताया गया जो आत्महत्या के जो इन्होंने दुर्खिम ने 4 प्रकार की आत्महत्याओं का सिद्धांत दिया था, और जो एक परार्थवादी आत्महत्या कहा गया जिसमें से आपकी एक परार्थवादी आत्महत्या भी है। और आत्महत्या के इस रूप में व्यक्ति अपने समूह अथवा समाज से इतना घुल मिल जाता है कि वह समूह अथवा समाज के कल्याण अथवा रक्षा के लिए अपने आप को न्योछावर कर देता है। यानी कि कोई व्यक्ति, यानी कि सैनिक मान लीजिए आप, जो सैनिक जो बॉर्डर पर जो सैनिक होते हैं उनके द्वारा देश के लिए अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। यानी कि वह सबसे पहले अपने देश को महत्व देते हैं, देश को प्रायोरिटी देते हैं। और भारत में विधवाओं द्वारा अपने पति की चिंता पर सती हो जाने की प्रथा परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती है। जैसे आपके बॉर्डर पर लोग जो फौजी होते हैं वह अपनी जान की परवाह किए देश की सेवा करते हैं, और इसी प्रकार की सती प्रथा है आपकी, जो पति खत्म हो जाते तो उसकी पत्नी भी आत्महत्या कर लेती है, पति भी जलकर उसी में पति के साथ सती होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहरहाल ये किस एक्ट के तहत है इसको आपको बताना है। ये बंद कर दिया गया अनुच्छेद संविधान में बताना किसके अनुसार था, कौन से अकॉर्डिंग है, कौन से डेट में इसको बंद कर दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने पूछ रहा, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 पक्ष हैं, व्यक्तिगत व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। तीसरा पक्ष कौन सा है, आर्थिक व्यवस्था है कि राजनीतिक व्यवस्था है कि सामाजिक व्यवस्था है कि मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, 21 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सी सामाजिक व्यवस्था। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 तत्व बताए थे, कर्ता और परिस्थिति व प्रेरणा पर बल दिया था। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 3 पक्ष होते हैं, व्यक्तिगत व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा, पूछ रहा है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये, आई होप आप सभी लोगों को इस बुक को पता होना चाहिए किसकी है। पहला है KM कपाड़िया, और बी है इरावती कर्वे, सी में दिया है AR देसाई, और डी है DN मजूमदार। किसकी पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 22 का आंसर हो जाएगा बी इरावती कर्वे। नातदारी व्यवस्था पर इन्होंने बहुत अध्ययन किया है, और इनकी पुस्तक ये किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में प्रकाशित हुई थी, और हिंदू सोसाइटी 1991 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक, 2 पुस्तकें थीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा, पूछ रहा है कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जो कर्म का सिद्धांत होता है वह कौन सा गलत है, ये हमको पहचान करनी है। ए में कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, और बी में कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और सी में इसमें कर्मफल अनिवार्य है, और डी पूछ रहा है कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। कौन सा गलत है कर्म का सिद्धांत, आप 23 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। कृषक समाज यानी कि पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? किसकी अवधारणा है ये पीजेंट सोसाइटी, कृषक समाज? ए में है आंद्रे बेतेई, दूसरा है बी रॉबर्ट रेडफील्ड, और तीसरा है मैकम मैरियट, और डी ऑस्कर लेविस। किसने प्रतिपादित किया था? कृषक समाज की अवधारणा किसकी है? ये आपकी है रॉबर्ट रेडफील्ड की, क्योंकि रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिका मानवशास्त्री थे और उन्होंने मैक्सिको के टोपोलॉजी गांव का अध्ययन किया था, और लोक समाज, लोक नगरीकरण, सततता, निर्भरता और कृषक समाज तथा कई अन्य अवधारणाओं को विकास किया था। श्रेय दिया जाता है किसको? रॉबर्ट रेडफील्ड को। और क्वेश्चन नंबर 25, ये इस सेशन का लास्ट और क्वेश्चन है। पूछा, लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? पहला है अर्जित परिस्थिति, बी प्रदत्त परिस्थिति, और जी जैविकीय परिस्थिति, और डी है आपका सांस्कृतिक परिस्थिति। 25 का आंसर बताएं। ये आपका हो जाएगा प्रदत्त परिस्थिति। तो क्योंकि प्रदत्त परिस्थिति किस लिए है? वह परिस्थिति जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर ही प्राप्त होती है उसे प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। और प्रदत्त परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न केवल किसी योग्यता अथवा निपुणता की आवश्यकता होती है और न ही मेहनत की। लिंग, आयु, नातेदारी, जाति, प्रजाति आदि ये कारक होते हैं, ये प्रदत्त परिस्थिति के ही मुख्य कारक हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये 2004 का जो प्रैक्टिस सेट ये करवाए हैं, ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसकी 5 लेक्चर रहेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर था आपके सामने, और प्रत्येक लेक्चर 25-25 MCQ का रहेगा। और हम सेकंड लेक्चर में आपको 26 से 50 तक आपके प्रश्न लेकर आएंगे। और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये सेकंड लेक्चर ये रहेगा 2004 का प्रैक्टिस सेट 2, 25 MCQ रहेंगे। और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी बहुत ज़रूरी है। वो भी PGT की ही तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उनको इस चैनल के बारे में बताएं और उनकी मदद करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।